गुड आफ्टरनून। वेलकम टू बीएससी पाठशाला। मैं आज सेकेंड लेक्चर लेके आ रहा हूँ और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो आज का लेक्चर है हमारा यूनिट वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज़ यूनिट वेक्टर। क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको डाल रखा था, ये वेक्टर अलजेब्रा के बेसिक्स मैंने बताए थे और आज हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर जिनको नहीं मिला है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, आप उसमें से देख लेना। और तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यूनिट वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर द लेंथ और मैग्नीट्यूड इज वन। मैंने आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड जो भी ये एरो देख रहे हैं आप, तो इसको बोलता था मैंने एरो हेड, और ये टेल जो इसकी लेंथ है ये क्या बताती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, एनी वेक्टर। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा है द वेक्टर ऑफ द लेंथ। लेंथ कौन, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है वेक्टर है, दिस इज मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। सेकेंड, यूनिट वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई ए कैप। कैप कैसे, ए कैप डेट मीन्स ए कैप ऐसा, ठीक है, कैप को डिनोट करने हैं। फिर सेकेंड है यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव डायमेंशन सो इट इज डायमेंशनलेस। यूनिट वेक्टर के पास कोई अपना डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डायमेंशनलेस। ओके, a vector unit vector used to denote a direction, in space। यूनिट वेक्टर का एक ही काम है, क्या, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी हर डायरेक्शन में, जैसे कि हमें तीन डायरेक्शन है हमारे पास, एक्स वाई जेड, आप देख पा रहे हो, एक्स वाई एंड जेड। एक्स को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आई कैप, वाई को जे कैप और जेड को के कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है अ यूनिट वेक्टर, एनी वेक्टर इन दैट डायरेक्शन एज अ product of its magnitude which it unit vector with this यूनिट वेक्टर को डिफाइन, एक्चुअल डेफिनेशन अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आए हैं कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 के बराबर होता है। ओके, लेकिन अब यहाँ पे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया, क्या, इसको डिफाइन करते हैं कैसे, कि जो यूनिट वेक्टर, अगर कोई भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर, तो एनी वेक्टर, यहाँ पे देखिए ये वेक्टर दिख रहा है आपको, तो वेक्टर ए अगर किसी यूनिट वेक्टर के साथ वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट मिले, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड यूनिट वेक्टर अगर दोनों प्रोडक्ट में होते हैं तो वो किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हमारे पास जो यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो कहाँ से निकलता है, इससे निकालेंगे हम। यूनिट वेक्टर ए कैप है, ओके, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इधर मल्टीप्लाई में इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो हेंस यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो किसी भी वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन, ये एरो देख रहे हो, इसकी लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, जिसे हम मॉडुलस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, मॉडुलस से। मॉड क्या होता है, जो दो पैरेलल लाइन, उसी को बोलते हैं मॉड। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड को बताता है। और ये वेक्टर ए, यहाँ पे देखिए यूनिट वेक्टर बेसिक टर्म क्या है, यूनिट वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, तो यूनिट वेक्टर तीन, जनरली अभी हम लोग तीन एक्सिस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये तीनों एक्सिस को अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई कैप क्या है, अलोंग द एक्स एक्सिस। आई कैप किसको मानते हैं, अलोंग द एक्स एक्सिस। याद रखना आप लोग कि अगर हम एक्स डायरेक्शन में बढ़ेंगे डैट मीन्स हमारी यूनिट वेक्टर क्या होगी, आई कैप। ओके, वाई डायरेक्शन में अगर हम मूव करेंगे तो वो होगा जे कैप, अगर जेड डायरेक्शन में जाएंगे के कैप। ओके, अब नेक्स्ट इधर देखिए, मैं एक क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। तो इसको देखो, मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया, मैंने यूनिट वेक्टर को क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ओके, यानी हमें क्या क्या चाहिए, वेक्टर ए जो है उसे गिवन लिख लेंगे, फिर मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड, तो ये देखिए आपको मैंने यहाँ पे लिख रखा है, एक छोटे छोटे टर्म को मैंने यहाँ पे आपको बताया, एक्सप्रेस कर दिया है। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर लाइक एक्स आई कैप वाई जे कैप, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए
अगर कोई वेक्टर ए है, मैंने कंसीडर कर लिया कि कोई वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए क्या होगा, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप है। तो मैंने उसका मैग्नीट्यूड निकाला। ओके, तो मैग्नीट्यूड मैंने रिप्रेजेंट करने के कैसे बताया, मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉडुलस में। ओके, तो मैग्नीट्यूड ए कैप, इसको क्या करेंगे, रूट अंडर सबकी कोफिशिएंट, यानी यूनिट वेक्टर की कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर दिया है मैंने और उसको अंडर रूट कर दिया। ओके, तो यहाँ इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड। तो आइए मैं इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैंने ये गिवन लिख लिया, ठीक है, वेक्टर ए मान लिया इसे, और इसको सपोज कर लिया कि वेक्टर ए इजिकल टू 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ए कैप ए वेक्टर ए इजिकल टू, हम मैंने अभी आपको बताया डेफिनेशन में कि जो कोई भी वेक्टर होता है, अगर किस यूनिट वेक्टर और उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर प्रोडक्ट में हो तो वो किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और यूनिट वेक्टर की कोई डायमेंशन नहीं होती है, कोई डायमेंशन नहीं होती। क्यों, बिकॉज किसी यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल सिर्फ डायरेक्शन के लिए करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर किसी डायरेक्शन को डिनोट करता है, इसलिए हम बोलते हैं इसके पास कोई यूनिट नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं इसका वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में। तो यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए अपन में मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो ये वेक्टर ए हो गया 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप अंडर रूट मॉड ए का ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, सभी के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 5i स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है, -4 है। याद रखें आप, यहाँ पे मैंने माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है स्क्वायर करने पे, बट आप माइनस ज़रूर लिखोगे। ओके, तो माइनस लिख दिया मैंने, इसको सॉल्व किया मैंने। तो देखिए ऊपर का वेक्टर को मैंने कुछ नहीं किया है, यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं तो ए कैप निकाल रहा हूँ मैं। यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करने बोला है, डैट मीन्स ए कैप क्या होगा, तो ए कैप हमें निकालना है। तो ए कैप का फॉर्मूला लगा दिया क्या, वेक्टर ए अपॉन में मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड यहाँ देखिए 25, 5 का स्क्वायर 25, 9 और 16, इसको सॉल्व किया है, रूट आया 50 और ए कैप की वैल्यू हमारी आ गई ये। तो ये आपका हो गया एक यूनिट वेक्टर, ठीक है। और अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग खुद से ट्राई करना। ये रहा आपका क्वेश्चन, अगर कोई वेक्टर है P और वो P वेक्टर है i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, तो इसकी आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी P कैप की वैल्यू निकालनी है। और इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब आते हैं हम लोग नल वेक्टर। नल वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट इज नल वेक्टर। ओके, नल वेक्टर हमारा ये होता है कि नल वेक्टर, इसी को हम लोग जीरो वेक्टर भी कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट वेक्टर का मैंने बताया कि मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। ओके, यहाँ पे मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा 0, इसलिए हम इसे जीरो वेक्टर भी कहते हैं और इसे एम्प्टी भी बोल सकते हो, ठीक है ना। एम्प्टी वेक्टर मतलब नल वेक्टर। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर इज अ वेक्टर विच हैव जीरो मैग्नीट्यूड। ओके, जीरो मैग्नीट्यूड, इसके नीचे अंडरलाइन कर लेना आप लोग और कॉपी में प्रॉपर आप लोग लिखते जाओगे। ओके, अब मैं कंटिन्यू आप लोगों को ये प्रोवाइड कराऊंगा लेक्चर्स, ठीक है। देखो एक यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि आपके पेपर में आएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, क्योंकि आपके टॉपिक में सिलेबस में भी है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। तो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, लेट I and j vector is the unit vector along x axis and y axis. Draw the vector 3i और 4j. तो गिवन क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, गिवन आपको दे रखा है दो वेक्टर, कौन कौन से दे रखे हैं, 3i कैप और एक है 4j कैप। और मैंने आपको क्या बताया कि यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ यूज़ करते हैं फॉर द इंडिकेशन ऑफ डायरेक्शन। और इंडिकेट किससे करेंगे ज़रा देखिए, 3i कैप को तो पहले आप क्या करोगे, एक्सिस बनाओगे, ठीक है, एक्सिस बना दिया मैंने, ओके ना। और एक बनाया एक्स एक्सिस, एक बनाया वाई एक्सिस, और आपको दो बना दिया मैंने एक्सिस। यहाँ पे ज़रा देखिए, मैंने आपको बताया था 3 एक्सिस कौन कौन से, ऐसा बताया था क्या, ये एक्स था, ये वाई और ये जेड। एक्स एक्सिस के अलोंग था आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग था जे कैप और जेड एक्सिस के अलोंग था क्या, के कैप। ओके, आई होप अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ से चलूँ तो ये 3i कैप, मतलब आप एक्स एक्सिस के पे कितना मूव करोगे, 3 यूनिट, कितना
3 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक अगर 3 है तो ये हो गया आपका क्या 3 आई कैप। ओके, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। और 4 जे कैप, 4 जे कैप डैट मीन्स जे कैप किसका होगा वाई कैप का, आई कैप किसका होता है एक्स एक्सिस के। तो वाई पे हम कितनी यूनिट मूव करेंगे 4 यूनिट, 4 यूनिट मूव किया, ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके, तो ये था आपका रिप्रेजेंटेशन। तो आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, यानी आई और जे रहे तो आप समझना एक्स और वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं बोलूँ कि इसका रिप्रेजेंटेशन फाइनली आपका क्या आएगा, ये रहा देखिए 4 आई कैप, तो ये मतलब यहाँ से 3 हो गया, 3 यूनिट बढ़े, तो ये हुआ हमारा 3 वेक्टर का साइन, और ये हुआ 3 आई कैप। वेक्टर जरूर इंडिकेट करिएगा ऐसे एरो लगा करके। और आई के वाई एक्सिस पे आप कितना मूव करोगे 4 यूनिट, तो ये हो गया 4 जे कैप। आपके लिए रहा ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं। आई कैप 4 जे कैप, 4 जे कैप और 5 के कैप, इसको इंडिकेट करना है। हमें क्या चाहिए बताओ, तीनों एक्सिस है कि नहीं, आई एक्स एक्सिस भी है, जे को देखते हैं वाई एक्सिस भी है, के को देखते हैं आप जेड लिख लेना। अब आप इसका एक ड्राइंग बनाओगे ऐसा, ठीक है। इसको स्केल से मेजरमेंट भी आता है, तो वो बाद में उसका बोलोगे तो आप लोग लेक्चर डाल दूंगा मैं। तो ये देखिए यहाँ से अगर मैं आई कैप एक्स एक्सिस में बढ़ना है तो एक्स एक्सिस में कितने यूनिट बढ़ेंगे 1 यूनिट, और ये हुआ मेरा आई कैप 1 आई कैप, तो 1 तो लिखते ही नहीं है। वाई के एक्सिस पे बढ़ेंगे तो 4 जे कैप, और ये रहा 5 के कैप जेड एक्सिस में। तो आप याद रखना, बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपको ईजिली सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ओके ना, ओके नेक्स्ट। अब मैं आता हूँ आपको वेक्टर अलजेब्रा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं ध्यान से सुनिएगा। एडिशन वेक्टर, सब्सट्रैक्शन वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन वेक्टर, और ये 3 चीज़ें पढ़नी है, और इन्हीं तीनों की प्रॉपर्टी भी पढ़नी है। तो आज मैं आपको पहले स्टार्ट करता हूँ रिजल्टेंट। व्हाट इज रिजल्टेंट, क्या होती है। कोई भी वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर तो आपने पढ़ लिया था कि वेक्टर क्या होती है, ठीक है। कोई भी रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर इज द ज्वाइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर वेक्टर ए एंड हेड ऑफ द सेकेंड वेक्टर बी। तो रिजल्टेंट क्या लिखा मैंने, ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए आप दो यहाँ पे वेक्टर देखा है, मैंने लिखा है वेक्टर एक ए, और दोनों के वेक्टर यहाँ पे लिखा है मैग्नीट्यूड ए, और ये रहा बी। ओके, और ये है दोनों का हेड, और नीचे रहा दोनों का टेल। ओके, रिजल्टेंट ये कहता है रिजल्टेंट वेक्टर इज ज्वाइनिंग द टेल ऑफ फर्स्ट का टेल और सेकंड का क्या ये होता है। अगर मैं रिजल्टेंट निकालना चाहता हूँ तो रिजल्टेंट आर से डिनोट करते हैं। तो वेक्टर ए को मैंने क्या किया, ऐसे डिनोट किया। ओके, वेक्टर ए, और ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है, फर्स्ट का देखो ये, और इसके टेल से यहाँ पे सेकंड वेक्टर को ड्रॉ कर देंगे, कर दिया मैंने सेकंड को ड्रॉ यहाँ पे। और रिजल्टेंट अब निकालना है, तो फर्स्ट वेक्टर का क्या निकालना है, फर्स्ट वेक्टर का यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, है ना, वेक्टर ए, और हेड ऑफ सेकंड वेक्टर बी, हेड ऑफ सेकंड वेक्टर बी और टेल ऑफ सेकंड वेक्टर ए, और दोनों को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो ये आएगा आपका रिजल्टेंट, और दोनों का सम होगा क्या, ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दिस इज रिजल्टेंट। ओके ना, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आइए आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे है, मैंने आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, देखें। एक वेक्टर आपको दिया है मैंने वेक्टर p, और वेक्टर q को मैंने दे दिया, इसका रिजल्टेंट बताना है। तो क्या होगा रिजल्टेंट, आप क्या फर्स्ट वेक्टर इसको मान लेना, आप इसको सेकंड वेक्टर मानोगे, तो फर्स्ट वेक्टर का टेल सेकंड वेक्टर का हेड, दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये बनेगा रिजल्टेंट। आर वेक्टर इज इक्वल टू p प्लस q। ओके, नेक्स्ट ये देखिए 2 वेक्टर दिया है मैंने m और n, और रैंडम दे दिया मैंने, रैंडम कोई भी 2 दे दिया है। तो इसको आप बनाओगे तो सबसे पहले क्या करोगे, आप किसी को भी आप क्या मानोगे, इन दोनों में से किसी को भी फर्स्ट मान लो, क्या दिक्कत है। आपने m को ऐसे ड्रॉ कर लिया, m वेक्टर। ओके, और वेक्टर का फर्स्ट वेक्टर ये हो गया, फर्स्ट वेक्टर का टेल, और सेकेंड वेक्टर का ये हो गया n, और फर्स्ट का टेल और सेकेंड का ये हो गया r, m वेक्टर प्लस n वेक्टर। कोई दिक्कत यहाँ तक। उसी तरीके से यहाँ पे जल्दी बताइए मुझे, पी क्यू वेक्टर दे दिया मैंने, फर्स्ट वेक्टर का टेल सेकंड वेक्टर का हेड, दोनों को ज्वाइन करोगे, दिस इज रिजल्टेंट, आर इज इक्वल टू
पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। यानी हमने क्या समझा कि जब रिजल्टेंट हमें कभी भी निकालना हो, कभी भी रिजल्टेंट आपको निकालना हो तो हम क्या करेंगे, याद रखना दोनों को फर्स्ट वेक्टर का टेल और सेकंड वेक्टर का सेकंड के हेड से आप क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे, वो लाइन क्या कहलाएगी, रिजल्टेंट कहलाएगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पे। अब नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूं मैं रिजोल्यूशन। ठीक है, रिजोल्यूशन बताऊंगा मैं नेक्स्ट। रिजोल्यूशन क्या होता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपको पता होना चाहिए। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मैं आपको सबसे पहले बता दूं तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज द स्प्लिटिंग ऑफ ए सिंगल वेक्टर इनटू टू और मोर डिफरेंट डायरेक्शन। अलग अलग डायरेक्शन में हम इसको मैग्नीट्यूड को हम इसको क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं विथ टुगेदर प्रोड्यूस अ सिमिलर इफेक्ट। और इफेक्ट क्या होगा, सिमिलर इफेक्ट होगा प्रोड्यूस बाय द सिंगल वेक्टर, एक सिंगल वेक्टर। और सबसे बड़ी बात मैं एक इन सिंपल आपको बता दूं, तो जब भी हम रिजल्टेंट, जब हमें रिजॉल्व करने की कब ज़रूरत पड़ती है, जब हमें कोई डायरेक्शन, एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं पता होता है। वो मतलब अगर आप किसी सरफेस से एक इंक्लाइन लाइन होती है, इंक्लाइन लाइन लिख दिया मैंने, और किसी थीटा एंगल से है, तो थीटा एंगल से ये मान लिया मैंने वेक्टर पी है। ओके, वेक्टर पी मुझे अब रिजॉल्व करना है। रिजोल्यूशन ये बोलता है कि अगर हमारे पास तो वेक्टर ये है और थीटा एंगल से मैंने इंक्लाइन कर दिया है, अब इंक्लाइन कर दिया है तो आपको मैं बोलूँ कि एक्स में बताओ, तो कैसे पता चलेगा, ना ये एक्स एक्सिस में है और ना वाई एक्सिस में है ना जेड एक्सिस में है। ये क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन में इंक्लाइंडली रखा हुआ है कहीं भी। तो आप क्या करोगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना और एंगल से डिनोट करना कि कितने एंगल पे ये टिल्टेड है, और यहाँ पे आपको एक और निकालना है। यानी हम जब भी वेक्टर को यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो कंपोनेंट होंगे, कौन, एक एक्स में एक वाई में। ठीक है, और पी को हम अगर मैं इधर मूव करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, तो किसको कर रहे हैं, पी को, तो पी आएगा एक्स एक्सिस पे, तो पी के साथ ये थीटा, अगर जिसके साथ थीटा लगा हुआ है वो होता है कॉस थीटा, तो पी कॉस थीटा। और जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड, अब ये इधर मूव करेगा तो ये हो जाएगा पी साइन थीटा। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वेक्टर लिया ए और इसको थीटा एंगल से इंक्लाइंड है एक्स पे, तो एक्स ये किधर, अगर मैं नीचे एरो देख रहे हो आप, अगर मैं नीचे ला रहा हूँ और थीटा उसी के साथ लगा हुआ है, बेस जिधर मैं मूव कर रहा हूँ उधर थीटा लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, वो कंपोनेंट कॉस थीटा होगा। और जिधर थीटा नहीं लगा हुआ है और उधर मूव करेंगे तो उधर का कंपोनेंट क्या होगा, साइन थीटा में। और मैग्नीट्यूड किसका लिखेंगे, जिस मैग्नीट्यूड को आप रोटेट कर रहे हो किसको, ए को, वेक्टर ए। तो ये क्या होगा, वेक्टर ए कॉस थीटा, ये हो गया वेक्टर ए साइन थीटा। ओके, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्प्लिटेड कंपोनेंट, दो कंपोनेंट हो गए। तो यहाँ पे आपको मैंने एक दो क्वेश्चन दे रखा है, फटाफट से इसका आंसर बताओगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एक्स कितना होगा, एफ एक्स डेट मीन्स जो मैग्नीट्यूड मैंने यहाँ लिखा है फोर्स का, उसको अगर मैं एक्स डायरेक्शन में रिजॉल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, बिकॉज थीटा क्या है यहाँ पे देखिए, बिकॉज थीटा है 45 डिग्री। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो एफ की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, और इसकी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा की जगह पे कितने लिखूँ थीटा की जगह पे लिखूँगा मैं 45 डिग्री। आपको याद होंगे, जल्दी से मुझे बताइए, कॉस थीटा कॉस 45 1/√2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10√2। ओके, और इसको रेशनलाइज कर देना √2/√2 से, तो ये क्या ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 10√2 और नीचे √2, और √2 का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 2 से ये कितने बार में 5, आंसर कितना आया 5√2। तो हमारे x में एफ एक्स कितना आ गया 5√2। सिमिलरली y में अगर जाएंगे तो कितना आएगा बताइए, y में भी जाएंगे तो सेम आएगा, क्योंकि 45 से है तो 45, ये क्या हो जाएगा f साइन थीटा। तो f की वैल्यू कितनी है 10, साइन की साइन 45 डिग्री, तो ये कितना आएगा 10 × 1/√2, यानी सेम रिजल्ट आने वाला है 5√2। तो आप सेकंड क्वेश्चन आप खुद से करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको कितने क्वेश्चन दे दिया मैंने, 2 क्वेश्चन, और दोनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, रिजोल्यूशन था ये।
अब रिजोल्यूशन जब आपको समझ में आ गया तो आपके पास आते हैं, आपके पास आ गया कौन, मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा आपका अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट एक रूल है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। रिजल्टेंट मैंने आपको सिखा दिया था। रिजल्टेंट निकालने के बहुत तरीके होते हैं। एक तो मैंने आपको सिखाया कि रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, कि जब हम फर्स्ट वेक्टर के टेल को और सेकंड वेक्टर के हेड को जब ज्वाइन करते हैं तो हमारा रिजल्टेंट निकलता है। ओके, अब एक लॉ आया कि जब दो वेक्टर थीटा एंगल से इंक्लाइंड हो, ठीक है, उसको पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट कैसे निकालोगे। आइए यहाँ पे देखते हैं। मैं वहाँ पे थीटा आपको प्रोवाइड नहीं थी, वो सीधा वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल से हमने कर दिया था। यहाँ पे देखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, जरा देखिए। इफ़ टू वेक्टर एक्टिंग ऑन ए पॉइंट, टू वेक्टर देखो पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर एक्टिंग ऑन ए पॉइंट ओ, देख रहे हो ओ पे, रिप्रेजेंटेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन बाई टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, ये हमारा पैरेललोग्राम है, दोनों का एडजेसेंट साइड दोनों एक वेक्टर मैग्नीट्यूड को इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो बोल रहा है कि देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल डायरेक्शन। जो रिजल्टेंट है वो डायरेक्शन देख रहे हो, ये रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है, डायगोनल है, ये डायगोनल है, ठीक है। बोल रहा है कि द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू अ पॉइंट, कहाँ से पास होगा, जो पैरेललोग्राम वेक्टर ये कहता है कि दो वेक्टर जो हैं एक ही पॉइंट से अगर निकल रहे हो, थीटा एंगल से इंक्लाइंड हो, तो उसी पॉइंट से एक रिजल्टेंट निकलेगा जो क्या होगा, पैरेललोग्राम का डायगोनल। ओके, अब आइए आपको मैं सिखाता हूँ कैसे। दो वेक्टर पी और क्यू, ओके, पी और क्यू लिया मैंने, ये वेक्टर आपके पास नहीं था, ये वेक्टर आपके पास नहीं था, सिर्फ दो वेक्टर थे। ओके, दो वेक्टर थे। पैरेलल शिफ्टिंग मैंने आप लोगों को बताया था, पैरेलल शिफ्टिंग कैसे करते हैं जरा देखिए, मैं पैरेलल शिफ्टिंग बता देता हूँ वेक्टर का। पैरेलल शिफ्टिंग मैंने वे लेक्चर में बता रखा है, आप लोग देख सकते हो, फिर भी बता दे रहा हूँ मैं। पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर कैसे करते हैं इसको, जरा देखिएगा। अगर मैंने ऐसा लिख किया, ऐसा वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर, तो ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है। अगर मैं पैरेलल शिफ्ट करूं, अगर मैं ओ से ये क्यू वेक्टर को मैं शिफ्ट करूंगा, तो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया मैंने पी वेक्टर, जो क्यू है, क्यू को ऊपर शिफ्ट किया, मैग्नीट्यूड ऐसा जो शिफ्ट किया मैंने उसे डॉटेड लाइन से डिवाइड, इसको जब शिफ्ट करेंगे तो पैरेलली शिफ्ट करेंगे, मैग्नीट्यूड वही रहने वाला है, क्यू वही मैग्नीट्यूड, बिकॉज मैग्नीट्यूड इज द लेंथ ऑफ वेक्टर। ओके, तो लेंथ पैरेललोग्राम में जो लेंथ ये होगी वही मैग्नीट्यूड इसकी भी होगी। ओके, अब समझ में आ गया आपको, पी क्या है, पी ये समझ में आया, और इसकी डायगोनल जो होगा वो रिजल्टेंट होगा। अब हमें आपको समझ में आना चाहिए पैरेलल शिफ्टिंग क्या है। पैरेलल शिफ्टिंग में वेक्टर मतलब पैरेलली आप कभी भी वेक्टर का, अगर मान लो ये पी है, पी वेक्टर है, इसी को पैरेलली अगर मैं रख दूं तो सभी क्या मैग्नीट्यूड पी होगा, और इसे हम पैरेलल शिफ्टिंग कहते हैं, यानी पैरेलली शिफ्ट कर दिया है मैंने। और पैरेलल शिफ्टिंग जब करते हो आप सेम मैग्नीट्यूड के, तो उसे डॉटेड लाइन से आप दिखाना, ठीक है। आइए आप इसकी डेरिवेशन देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखो ए और बी किससे, थीटा से थे, थीटा से, ठीक है। और जो रिजल्टेंट गया है, और रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है, फाई, मैंने क्या माना, फाई। ओके, अब एक चीज़ और देखिए, फिर मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया है, ज़रा देखिए कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, ई को एक्सटेंड कर दिया सी तक, डॉटेड लाइन से दिखाया है। फिर बी से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला है किस पे, ओ सी पे, ये 90 डिग्री देख रहे हो। और ये थीटा क्यों हुआ, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे क्यू वेक्टर और पी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो ये और ये लाइन डी ओ डी और ए बी आर पैरेलल, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये देखिए, इसके बाद अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इन ट्रायंगल मैंने कंस्ट्रक्शन भी कर दिया। अब मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड सबके लिख लिए। ओ ए की वे मैग्नीट्यूड कितनी है, ओ ए की मैग्नीट्यूड पी, ओ डी की मैग्नीट्यूड हो गई क्यू, और ओ बी की मैग्नीट्यूड हो गई आर। ओके, फ्रॉम ट्रायंगल ओ सी बी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ओ बी का स्क्वायर, ये डायगोनल है ना, तो डायगोनल का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, कि कौन सा ट्रायंगल लिया है, ओ सी बी, तो ओ सी बी लिया मैंने, ओ सी बी ट्रायंगल लिया मैंने क्या, ओ सी बी,
तो ओ सी बी में क्या करेंगे हम, ओ बी सी ना, ओ बी सी, यहाँ से देखिए मैंने ओ बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ बी सी का स्क्वायर, तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी को मैं क्या लिख सकता हूँ जरा देखिए, ओ सी को मैं लिख सकता हूँ ओ ए प्लस ए सी, ओ ए प्लस ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी, इसको माना मैंने इक्वेशन नंबर 1। आगे देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, अब एंगल ए बी सी कौन सा है, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी की बात करें तो ट्रायंगल हम बना लेते हैं ऐसे, ये हुआ थीटा और ये हो गया हमारा क्यू ए बी सी, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ध्यान से देखिए ए बी सी मैंने यहाँ पे ट्रायंगल को अलग कर दिया, और मुझे ए सी नहीं पता है, हमें ये पता है क्यू वेक्टर होगा क्योंकि पैरेलली से यहाँ पे सॉरी ये भी नहीं पता है हमें, ये भी नहीं पता है हमें, सिर्फ ये पता है कि ये क्या है क्यू, ए बी क्या है पैरेलली शिफ्ट किया हुआ था ओ डी बराबर, तो ए बी और ओ डी दोनों बराबर हैं तो ये क्यू के बराबर है। अब यहाँ देखिए इन ट्रायंगल तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो ए सी अपॉन में ए बी, ए सी अपन में ए बी यहाँ पे लिख दिया मैंने, तो ए सी हमें निकालना था, ए सी इजिकल टू ए बी कॉस थीटा, तो ए सी को मैं ए बी लिख सकता हूँ ओ डी कॉस थीटा, बिकॉज पैरेललोग्राम में जो सामने साइड अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो ए बी के पैरेलल कौन है, ये ओ डी, तो क्यू मैग्नीट्यूड इसका है तो इसका भी कितना मैग्नीट्यूड होगा क्यू, तो मैंने ओ डी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए सी इजिकल टू मैंने क्या इसको घेर रखा है क्योंकि इसकी यूज़ कर लेंगे हम, ए सी इजिकल टू क्यू कॉस थीटा, यहाँ पे लिख दिया ओ डी इजिकल टू क्यू। अकॉर्डिंग टू रिजोल्यूशन हम जब करते हैं तो रिजोल्यूशन में मैंने आपको अभी बताया था कि अब जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ए बी को अगर मैं परपेंडिकुलरली रखूँगा ऐसे, तो ये क्या क्या हो जाएगा बताओ, क्यू को मूव करूँगा थीटा एंगल से तो साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर मैं, ये है थोड़ा छोटा बना दे रहा हूँ मैं, ये हो गया हमारा थीटा और ये हमारा है बी, ठीक है ना, ए बी, और ए बी को जब हम परपेंडिकुलरली करेंगे तो ये तो थीटा हो गया, यहाँ कॉस थीटा होता है और ये हो गया साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, क्यू साइन थीटा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ए बी साइन थीटा, यानी ए बी को मूव कर रहा हूँ इसलिए ए बी इंटू साइन थीटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा नहीं लगा हुआ है, यहाँ थीटा इसके पास है तो इसका कंपोनेंट क्या होता है, जो थीटा के साथ होता है वो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होता है, जो थीटा के साथ नहीं होता वो किसका कंपोनेंट होता है, साइन थीटा का। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो मैंने इसको क्या लिखा, क्यू साइन थीटा। अब यहाँ पे मैंने फ्रॉम इक्वेशन वन ये रहा हमारा, इक्वेशन 1 को यहाँ पे लिखा मैंने, इक्वेशन 1 को लिखते हैं मैंने ए सी स्क्वायर, और ये बताओ ओ बी क्या है हमारा, ओ बी हमारा आर था इसलिए आर स्क्वायर, ओ ए की जगह पे पी प्लस ए सी की जगह पे क्यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस क्यू साइन थीटा, बी सी की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, क्यू साइन थीटा का स्क्वायर, और सारी देखो बी सी की वैल्यू यहाँ से लिखी, ए सी की वैल्यू यहाँ से लिखी, और ओ ए ओ टी और ओ बी की वैल्यू यहाँ से लिखा है मैंने। ओके, आर स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू कॉस थीटा का स्क्वायर, ये इसको मैंने ए प्लस बी के स्क्वायर में तोड़ दिया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लिख दिया मैंने, प्लस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए पी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया क्यू स्क्वायर और साइन को पहले कर दिया क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो मैंने इसको 1 मान लिया, इसको लिखा भी नहीं मैंने, इसको हटा दिया। आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, हैंस आर इज इक्वल टू क्या आया, रूट अंडर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ओके, अब देखिए रिजल्टेंट हमारा ये आया, हैंस आप जरा देखिए यहाँ पे, हैंस रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या आया, पी स्क्वायर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू कॉस थीटा। नाउ अब हम निकालते हैं डायरेक्शन, और डायरेक्शन किसका निकालेंगे, रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालेंगे। डायरेक्शन डैट मीन्स आर्ग्यूमेंट और थीटा, जिसको मैंने फाई माना था, याद आ रहा है, आर्ग्यूमेंट हम किसका निकालेंगे, ये निकालेंगे, फाई की वैल्यू निकालनी है, फाई को ही बोलते हैं हम लोग डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। फाई क्या था देखो, फाई याद रखिएगा, फाई जो है ना डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम पी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ट्रायंगल ओ बी सी, यहाँ पे देखिए ओ बी सी देख रहे हो, तो ट्रायंगल ओ बी सी को मैं यहाँ पे बना ही ले रहा हूँ तभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये रहा आपका ओ बी सी और ये रहा आपका रिजल्टेंट, ये था फाई,
इसकी वैल्यू मैंने BC की निकाली थी। BC की कितनी है? Q साइन थीटा। मैं लिख दे रहा हूँ Q साइन थीटा। और OA की OC की वैल्यू मैंने लिख दे रहा हूँ मैं क्या? OA की वैल्यू लिख दे रहा हूँ मैं P प्लस Q कॉस थीटा। ये मैंने वहाँ पे लिखा था OC की। अब देखिए यहाँ पे tan फाई इजिकल टू क्या होगा? tan फाई सामने का परपेंडिकुलर होता है और नीचे का बेस, तो BC अपन में OC। tan फाई इजिकल टू BC अपन में OA प्लस AC। tan फाई इजिकल टू BC की वैल्यू कितनी थी? Q साइन थीटा। और OA की वैल्यू कितनी थी? P। OA क्या था? OA देखिए यहाँ पे OA की वैल्यू क्या थी? OA की वैल्यू थी P। OA की वैल्यू कितनी थी? P। यहाँ पे ये देखिए, तो मैंने क्या किया? OA की जगह पे P और AC की जगह पे Q कॉस थीटा। ठीक है, तो फाई इजिकल टू क्या हो जाएगा? tan इधर जाएगा तो 1/10 tan इनवर्स होता है। ओके, तो tan इनवर्स इजिकल टू मैंने क्या लिखा? इसी को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, तो Q साइन थीटा अपन में P। वेरी इंपॉर्टेंट, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिजल्टेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास लिए। और आपको मैंने क्वेश्चन, तो रिजल्टेंट क्या आया याद ध्यान से सुनिएगा? P² प्लस Q² प्लस PQ 2PQ, सॉरी 2PQ कॉस थीटा, 2PQ कॉस थीटा। ओके, अब इसका हम लोग फिर से सॉल्व करते टू रूट अंडर में। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, टू फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन एंड 10 न्यूटन आर इंक्लाइंड एट द एंगल 60 डिग्री विथ ईच अदर। ठीक है, 60 डिग्री विथ ईच अदर, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट एंड द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट इन 6 न्यूटन। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सा है। बोला दो वेक्टर गिवन है हमारे पास, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड गिवन है। कितने? कैसे? एक वेक्टर है ये और एक वेक्टर है ये। दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड कितने हैं जरा बताइए? एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है कितना? 6 न्यूटन फोर्स का ओ, और ये है आपका 10 न्यूटन F2। ठीक है ना, मान लिया मैंने F1 कितना दे रखा है? 6 न्यूटन, और F2 कितना दे रखा है? 10 न्यूटन। आपको निकालना है रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट हमारा कौन सा होगा? ये R। तो ये निकालना है आपको, और आपको फाई की वैल्यू निकालनी है। तो हम रिजल्टेंट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या जानते हैं? रिजल्टेंट इज इक्वल टू, वहाँ पे दो वेक्टर P और Q थे, तो मैंने क्या बोला? P और Q की जगह पे यहाँ पे F1 और F2 आ गया, तो मैं लिख सकता हूँ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 कॉस थीटा। सॉल्व करते हैं। F1 की वैल्यू 6, F2 की वैल्यू 10, इनका स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 10 कॉस 60 डिग्री। इनके बीच का एंगल दे रखा है 60 डिग्री, 60 डिग्री है, सॉरी 60 डिग्री। सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा बताओ? 36 प्लस ये 100 प्लस 2, इसको 6 टू 12, 120 कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 से ये कितने आप बार में? 60 बार में। ये आंसर कितना आएगा? 196। और रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आए? 196 किसका स्क्वायर होता है? 196 14 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपका कितना न्यूटन आ गया है रिजल्टेंट? 14 न्यूटन इसका रिजल्टेंट आया। जो रिजल्टेंट आया वो कितना न्यूटन आया? 14 न्यूटन। ओके, अब मुझे थीटा चाहिए, तो फाई इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे देखो फॉर्मूला लिखा है क्या, कि tan इनवर्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Q की जगह पे मैं क्या लिखूँ? F2, क्योंकि P को मैंने F1 माना है। कॉस साइन थीटा डिवाइडेड बाई P को मैंने माना है F1 प्लस F2 कॉस थीटा। यही था हमारा। तो tan इनवर्स आंसर क्या आएगा जरा देखिए? F2 कितना है? F2 है 10, तो 10 साइन 60 कितना हो जाएगा? √3/2। और F1 की वैल्यू होगी 6 प्लस F2 की वैल्यू होगी 10, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। 2 से ये कट गया कितने बार में? 5 बार में। तो आपके पास कितना आंसर आया? tan इनवर्स 10√2, नीचे कितना हो गया? 11, 10/10√2 डिवाइडेड बाई
√3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 11 इंटू 2, 2 से ये कितने बार में कट गया 5, यानी आपका आंसर आया tan इनवर्स 5√3 डिवाइडेड बाई 11, ये हो गया आपका आंसर। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर रिपीट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा आप लोग। ओके, थैंक यू सो मच।